प्रीवियस क्लास हम लोग क्लास को यहीं पे छोड़े थे। क्या था क्वेश्चन? देयर आर थ्री masses m1, m2, m3. m1 they are all m2 and m3 are at rest. m1 was thrown towards m2 with a speed u0. Assume all collisions to be elastic head-on. बताओ how many collisions will take place? और हम लोग एक केस कर लिए थे। कौन सा केस था? बिट नंबर 2 था। m1 much greater than m2 is equal to m3. ठीक है, मैं बताता हूँ, डिस्कशन कर लेंगे। m1 is much greater than m2 and is equal to m3. इन बिटवीन हम लोग एक चीज पढ़े, अगर कोई हैवी मास u स्पीड में जाके कोई लाइट मास रेस्ट में है और उसको मारता है तो लाइट मास का वेलोसिटी क्या होता है? बताओ कितना पढ़ के आए? 2u होता है, बताए थे। इफ ए ट्रेन मूविंग इन स्ट्रेट ट्रैक strikes a block in front of it, a lighter block, and the collision is elastic head-on, then what will be the velocity of the block? 2u, है ना? याद है, याद रखना। अब क्या हुआ? m1 is much greater than m2 and m2 is equal to m3. हाँ, अगर एक मास दूसरे बराबर मास को टकराता है इलास्टिक हेड ऑन करके तो क्या होता है? उनका वेलोसिटी चेंज नहीं, इंटरचेंज हो जाता है। समझ में आया? ठीक है। तो m1 हैवी मास था u0 में, ये दोनों रेस्ट में थे। पहला कोलिजन 1 और 2 के बीच में हुआ, जो प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, तो जोड़ने के लिए इसको फिर से करें। 1 और 2 के बीच में पहला कोलिजन हुआ, ये u0 जैसे इसको मारा, बड़े मास का वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं आएगा, वो तो अपना मस्ती में जाते रहेगा, लेकिन इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 2u0। अब ये बैठा हुआ था तीसरा, उसका वेलोसिटी 0 है। अब 2 और 3 के बीच में टकराव होगा, u0 तो आ रहा था, लेकिन ये 2u0 में जाके जैसे इसको मारेगा, दोनों का मास बराबर है, इसलिए देयर वेलोसिटीज विल बी इंटरचेंज्ड। इसका वेलोसिटी 0 था, इसका 2u0 था, अब इसका 0 हो जाएगा, इसका 2u0 हो जाएगा। नहीं, अब ये u0 से पीछे से आ रहा था, फिर दोबारा मारेगा तो इसका फिर स्पीड हो जाएगा 2u0, और ये तो 2u0 में चल रहा है। क्या अभी और किसी के बीच में कोलिजन होगा? नहीं होगा। सो देयर आर ओनली 3 collisions. This is what the example we have taken previous class. Now I would like to know the answers you have made. क्या मुझे कोई बताएगा पहले वाले का आंसर क्या होगा? दूसरे वाले का हम लोग देख लिए, ये 3 हुआ। सर फर्स्ट वाला 2, पहला वाला का कोई बोल रहा है 2, तीसरे वाले का 1, चौथे वाले का 2। चलो सोचते हैं। और तेरे को क्या लग रहा है? सर 3 लग, किसी दूसरे को लग रहा है 3 बढ़िया है? नहीं सर 3 होगा। अच्छा, m1 और m3 काफी बड़े हैं m2 से। अब 4 collisions। 4। हाँ बोलिए, और कोई बोलना चाहता है फोर्थ वाले का आंसर? 3 बोलना चाहते हैं ये लोग। अब एक तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, कौन सा? बीट नंबर 2 को। बाकी 1, 3, 4, 5 को करते हैं और देखते हैं कैसे हो रहा है। अंकित ने तो कुछ भी नहीं कर पाया, वहां देख कैमरा तुम्हारी तरफ वायरल हो जाओगे, जो कि बाकी लोग किए। बहुत कोशिश किया सर, नहीं बन रहा है। कहाँ ब्रासलेट घुमा के आता है, चिक्कर तो उसी में रहता है उसका। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोग सही किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में तीनों मास बराबर है। ये है m1, ये है m2, ये है m3, और तीनों बराबर है। और ये गया इधर u0 में, ये दोनों बैठे हुए थे। पहला कोलिजन बिटवीन 1 and 2, आई एम टॉकिंग अबाउट बिट नंबर 1। 1 and 2 के बीच में कोलिजन होगा, क्या होगा? ये रुक जाएगा और ये u0 में चलेगा, बिकॉज मासेस आर इक्वल। दूसरे, अब ये बैठा हुआ है, अब दूसरे और तीसरे के बीच में कोलिजन होगा, क्या होगा? ये रुका हुआ था, ये जाके इसको मारेगा और इन दोनों अपने वेलोसिटी को चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। और कोलिजन होगा क्या? नहीं। तो आंसर क्या हुआ? हाउ मेनी कोलिजन्स विल टेक प्लेस? 2। लाइक मासेस इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, यू नो, ये हम लोग निकाल लिए थे कि 3 हो रहा था। अब बाकी रह गया तीसरा, m1 is much smaller than m2। चलिए, m1 is much smaller than m2, सॉरी, m1 अगर m2 से काफी छोटा है, सोचो ये m2 का वेलोसिटी में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। m2 का वेलोसिटी में कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये जहां था वैसे ही पड़ा रहेगा। ये जितने वेलोसिटी में मारेगा उतनी वेलोसिटी में भागेगा, u0 में मारेगा। तो पहला कोलिजन होगा बिटवीन 1 and 2। उसके बाद
वन का क्या वेलोसिटी हो जाएगा u0, लेकिन इधर को ये दोनों तो ऐसे ही खड़े रहेंगे। हाउ मेनी कोलिजन्स? 1। ये भी सही हो गया शायद काफी लोगों का। सर अब कुछ लोग गड़बड़ किए हैं कुछ बिट नंबर 4 में। सर 2u होगा ना सर, वो तो बड़ा मास है। अरे बड़ा मास को मारने से खुद का वेलोसिटी 2u थोड़ी होगा। अच्छा सर। अगर बड़ा मास का वेलोसिटी u है और छोटा मास रेस्ट में है तो बड़ा मास u वेलोसिटी में छोटे को मारता है तो छोटा 2u में भागता है। अच्छा सर। छोटा अगर u को में आके बड़े को मारा, u में मारेगा u में भागेगा, बड़ा तो हिलेगा भी नहीं। नहीं, बड़ा तो अपनी जगह गाना गाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, वो तो हिलेगा भी नहीं, अपनी जगह से रहेगा ऐसे ही, है कि नहीं। नाउ लेट अस थिंक फॉर द थर्ड केस। फोर्थ केस। फोर्थ केस में बताना है आपको क्या है सही आंसर। सर फोर्थ केस में m1 एंड m2 आर इक्वल, दे आर लेस देन m3। m1 m2 इक्वल है, पहला कोलिजन होगा बिटवीन 1 एंड 2, तो ये दोनों अपना वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेंगे, ये रुक जाएगा, ये u0 में जाएगा, ये तो वैसे ही बैठा हुआ था। अब क्या होगा, 2 और 3 के बीच में कोलिजन होगा, ये बैठा हुआ था, ये इसको मारेगा, ये बड़ा मास है, और सिंबल क्या था, m1 m2 बराबर है, m3 छोटा है, सॉरी यहाँ पर सिंबल देने में गड़बड़ है, m1 m2 बराबर है और m3 काफी बड़ा है। तो जब ये इसको मारेगा u0 में, ये तो हिलेगा भी नहीं, उसका वेलोसिटी बरकरार रहेगा, ये u0 में वापस आएगा, आके फिर ये इसको मारेगा, मारेगा कि नहीं मारेगा। जब मारेगा फिर कोलिजन किसके बीच में होगा, फिर से 1 और 2 के बीच में होगा। जब ये इसको मारेगा इसका वेलोसिटी क्या बन जाएगा 0 और इसका u0, और उसके बाद कोलिजन होगा क्या, नहीं होगा। हाउ मेनी कोलिजन्स टेकिंग प्लेस? 3। आंसर हुआ 3। कितने लोग 3 बोले थे, थोड़ा हाथ उठाएं। इधर 2 लोग बोले थे, इधर कोई नहीं बोला। चलिए देखते हैं लास्ट वाला कितने लोगों का सही हुआ है। लास्ट वाला कितने लोगों का सही हुआ है। क्या दिया है कि m1, ये बिट नंबर 5 की बात है, m1 इज मच ग्रेटर देन m2 एंड m3 इज आल्सो मच ग्रेटर देन m2, मतलब ये दोनों काफी बड़े हैं, ये दोनों काफी बड़े हैं, m2 बेचारा छोटा सा है। ठीक है, पहला कोलिजन किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में। जैसे ही इसको मारेगा इसका वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये भागेगा 2u0 में, सॉरी ये भागेगा कितने में 2u0 में, फिर जाके ये इसको मारेगा, ये तो हिलेगा भी नहीं। अब किसके बीच में कोलिजन होगा, 2 और 3 के बीच में, ये जाके इसको मारेगा, ये बड़ा मास है, हिलेगा भी नहीं, ये 2u0 में वापस आएगा और बड़े मास से फिर से मार खाएगा, आगे खाएगा तो फिर वापस जाएगा, फिर उसको मारेगा वापस आएगा, इससे मार खाएगा, फिर जाएगा, आएगा जाएगा आएगा, कितने बार करेगा ऐसे, इनफाइनाइट टाइम्स, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन्स। हर बार मार खाता है उसको मार के आता है, अरे जिससे मार खाए उसको मारो, नहीं खाता है एक से देता दूसरे को, और दूसरा भी हिलता नहीं, वो जाता है वापस आता है, जाता है वापस आता है, ऐसे कितनी बार कोलिजन होगा, इनफाइनाइट कोलिजन्स। क्या बात समझ में आया? यस। चलिए थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आप लोग अच्छा ट्राई किए हो तो आई एम ऑल्सो टेम्पटेड टू गिव यू अ क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया था, ठीक है, जेईई एडवांस में आया था तो मैं इसको दूसरे ग्रुप में कर दिया हूँ, वो लोग भी वीडियो देखेंगे, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ला रहा हूँ ताकि उन लोगों को भी ट्राई करने का दोबारा मौका मिले। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, taught it already in the other group। क्या हुआ है कि here is a horizontal ring और यहाँ पर 2 बॉल है जो along the ring मूव कर सकते हैं, ये एक रिंग, एक बॉल है, एक बॉल है, you call them beads, beads है जो रिंग में ऐसे चल सकते हैं, समझ में आ रहा ना, beads है। अब ये दोनों का मास बराबर है, इसका मास m है, इसका भी मास m है। क्या हुआ, हमने एक बीड को फेंका विथ स्पीड v, दूसरे बीड को फेंका विथ स्पीड 3v, होगा क्या, ये घूम के आएगा, ये भी घूम के आएगा, दोनों फिर से टकराएंगे, मासेस आर इक्वल, दोनों इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, फिर से वापस जाएंगे, फिर से कहीं टकराएंगे, टकराते 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 कितनी कोलिजन के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में वापस पहुंचेंगे। समझ में आया क्या? क्या क्वेश्चन है, द बीड्स can freely slide along the
हॉरिजॉन्टल रिंग, ये हॉरिजॉन्टल रिंग में जा सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। Assume इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, मैं इसे लिख देता हूं, आपको समझ में आता है। इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी कोलिजन्स they will meet again at starting point, जहां पर निकले थे वहीं पे मिलेंगे कितनी कोलिजन के बाद। कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट मजेदार क्वेश्चन कर लेना चाहिए ना। हाँ, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, और जेईई एडवांस में क्या था बताओ, VN2V, ठीक है, मैं VN3V कर दिया, VN2V का आप खुद ट्राई कर लेना। दूसरा ग्रुप में कर लिया हूं बोल के उसको थोड़ा कर लेने दो, लोगों को लगेगा क्या दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है वीडियो, तो उनको थोड़ा लगेगा कि हम भी ट्राई करें, है ना। चलो ठीक, VN3V कर दिया, द कंसेप्ट यू मस्ट बी एबल टू अप्लाई। शुड आई वेट फॉर 1 minute टू सी इफ यू आर एबल टू डू? हाँ, 4 के बाद मतलब 5वां में मिलेंगे, चौथे में मिलेंगे, चौथे में मिलेंगे। कौन बोला यार, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है सर। इलास्टिक का तो इनफाइनाइट लगता है। हाँ, कौन बोला, हाथ उठाओ। अच्छा, ये बोल रहा है, क्या नाम है तुम्हारा? अक्षित। अक्षित, अरे लड़का तो खतरनाक है, 4 कोलिजन के बाद मिलेगा कैसे बोल रहा है। चलो देखते हैं अक्षित सही बोल रहा है क्या। सर 1 कोलिजन, 2 कोलिजन के बाद मिलेगा। अब ठीक से बोलो, अक्षित 4 बोल चुका है। अक्षित को थोड़ा मैं पकड़ना चाहूंगा अपना, ये रुको रे, अक्षित कहाँ गया, अक्षित अक्षित अक्षित, 1 मिनट में पकड़ता हूँ। यस, अक्षित थोड़ा हाथ उठाओ, प्लीज स्टैंड अप, आई वांट टू सी यू। खड़े हो जाए। ये है अक्षित, बताओ कितने कोलिजन के बाद मिलेंगे हम लोग वहां पे, 4 के बाद कि चौथा में? चौथे में। चौथे में मिलेंगे। वाह, तेरे में नहीं मिलते, चलो बैठो, ठीक है, बढ़िया है। लेट अस सी, अब कितने कैसा सोचा होगा कि इतना जल्दी बना दिया। चलो थ्रू डिफरेंट फिगर्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ देखो भाई, एक का स्पीड है 2-3v, दूसरे का स्पीड है v, मतलब चलो थोड़ा नेमिंग अगर कर देंगे, जब तक a जितना दूर जाएगा किसी भी समय में, a जितना दूर जाएगा b उसका 3 गुना जाएगा कि नहीं जाएगा, 3v है स्पीड। अच्छा, मतलब a जितना जाएगा b 3 गुना जाएगा। अगर a घूम गया एंगल थीटा, b कितना एंगल घूमेगा, 3 थीटा। ये घूम गया थीटा, ये घूम गया 3 थीटा, तो टोटल मिलके कितना एंगल हो गया, 4 थीटा। अगर जब मिले, जब पहला कोलिजन हुआ, व्हेन द फर्स्ट कोलिजन टेक्स प्लेस, ठीक है, फर्स्ट कोलिजन फिगर वे बनाते हैं। पहला कोलिजन कहाँ पे हुआ, पहला कोलिजन कुछ यहाँ पे हुआ। फर्स्ट कोलिजन जब हुआ, क्या हुआ कि ये लोग यहाँ से तो चलना शुरू किए थे, सॉरी यहाँ से चलना शुरू किए थे। फर्स्ट कोलिजन में जब ये यहाँ तक आया होगा, ये यहाँ तक आया होगा, ये जितना एंगल घुमा होगा ये उसका 3 गुना घुमा होगा, ये 90 घुमा होगा, ये 270 घुमा होगा, है कि नहीं, तो 360 हो गया। अच्छा, टकराने से पहले ऊपर वाला बॉल कौन सा था, A, नीचे वाला B। फर्स्ट कोलिजन के बाद, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, पहला कोलिजन के बाद क्या बताओगे, ये जो ऊपर वाला है उसका वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि देयर मासेस आर इक्वल, वेलोसिटी विल बी इंटरचेंज्ड। 3v, मतलब ये आ रहा था v में, ये आ रहा था 3v में, ठोक दिया इसको, ये भाग जाएगा कितने में, 3v में, ये v में। क्या बता सकते हो दूसरा कोलिजन कहाँ होगा, फिर से ये जब जितना जाएगा ये उसका 3 गुना जाएगा, नहीं तो फिर आप कहोगे कि जो दूसरा कोलिजन होगा, दैट दूसरा कोलिजन विल बी समवेयर, कहाँ पे होगा बताओ, नीचे लोएस्ट पॉइंट में, यहाँ पे होगा, है कि नहीं। ये क्या है, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, और थोड़ा सा फिगर को बढ़िया से लिखते हैं, आफ्टर सेकेंड कोलिजन, ये आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। चलो ठीक है, सेकेंड कोलिजन के बाद
क्या बताओगे? ये जो 3v था वो ऐसे घूम के आया होगा, v ऐसे आया होगा, ऐसे आके 3v वाला मारा, v वाला ऐसे आके मारा, तो अब इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v, और इसका 3v। समझ में आ रहा है क्या? फिर से कहा मिलेंगे? फिर से कहा मिलेंगे? थिंक 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 हियर। यहां पर ये v में गया इधर, ये 3v में घूम के आया, ये जितना जाएगा ये 3 गुना जाएगा, मतलब क्या दोनों फिर से यहाँ पे मिलेंगे? सॉरी, क्या दोनों यहाँ पे फिर से मिलेंगे? यस, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। क्या बताओगे? आफ्टर द थर्ड कोलिजन, आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड कोलिजन के बाद, तीसरा कोलिजन के बाद, आफ्टर थर्ड कोलिजन, ठीक है ना? तीसरा कोलिजन के बाद ऊपर वाले का वेलोसिटी क्या होगा? देखो ये ऐसे गया था v में, ये ऐसे आया था 3v में, ठोक दिया, ठोकने के बाद वेलोसिटी विल इंटरचेंज, दिस विल गो डाउन विथ 3v और ये ऊपर विथ v। देख रहे हो कैसे हो रहा है? पहले यहाँ पे मिले, फिर यहाँ पे मिले, फिर यहाँ पे मिले, अगला कहाँ पे मिलेंगे? जहां था वही मिलेंगे। कितनी कोलिजन के बाद? 3 कोलिजन के बाद, ड्यूरिंग द फोर्थ कोलिजन। वेरी गुड, बढ़िया आंसर दिया, बहुत बढ़िया है। सो अक्षित ने बड़े आंसर दिया, सो नाइस। कितना जल्दी, कितना स्मार्टली सोच लिया। जेई एडवांस का क्वेश्चन है भैया, सोच लो आपके अंदर कितना दम है। यूज नहीं करोगे तो फंसोगे। लर्न टू डिस्कवर योर पोटेंशियल्स, यू आर हैविंग एनॉर्मस पोटेंशियल्स। ठीक है, मेरे से जो सोचते हैं वो इडियट नहीं, लेजी है। मेरे से नहीं होगा, मेरे से जो नहीं होगा, जो लोग सोचते हैं वो लोग, मैं प्रीवियस क्लास में भी बताया हूं, दे आर नॉट इडियट्स, दे आर लेजी। तो आफ्टर द फोर्थ कोलिजन, आफ्टर द थर्ड कोलिजन, ड्यूरिंग द फोर्थ कोलिजन दे विल मीट। आंसर हो गया आफ्टर 3 कोलिजन्स दे मीट, वो मिलेंगे 3 कोलिजन के बाद। बढ़िया है, थैंक यू अक्षित, अच्छा आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्योंकि आपने अच्छा आंसर दिया तो आई एम आल्सो टेम्प्टेड टू गिव यू सम गुड क्वेश्चंस। लेट अस सी। हियर इज ए बैग, और चलो मानते हैं कि यहाँ पर ओहो हुआ यूं है कि यहाँ पर ढेर सारे बॉल्स ऐसे रखे गए हैं। ये छोटा सा बॉल है और ऐसे ढेर सारे बॉल है, ये ऐसे ढेर सारे बॉल है, ये है, ठीक है ना, और ये ऐसे करके ढेर सारे बॉल्स, दे आर ऑल इन कांटेक्ट। कितने तो बॉल है? n बॉल्स है। और वैसे ही एक अरेंजमेंट है यहाँ पे जिसमें हुआ क्या है, देयर आर m बॉल्स, m बॉल्स है, सारा बॉल रेस्ट में। ये बीच में मैं एक लाइन क्या खींचा हूं, इट्स नॉट ए कनेक्शन, मैं ये बता रहा हूं कि ढेर सारे बॉल्स रखे हैं, डॉट 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 मार्क दे रहा हूं। ठीक है, डॉट डॉट मार्क नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? मैं चलो इसको करता हूं, ये तो ऐसे करके ढेर सारे बॉल्स यहाँ पर है, यहाँ पे है n बॉल्स, इधर है m बॉल्स। अगर ये सारा जो m बॉल को हमने एक साथ इधर को फेंक दिया विथ स्पीड u, अब ये आएंगे, इनके साथ टकराव होगा। क्वेश्चन ये है कि कितना तो बॉल ये पैकेट में गिरेंगे। क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाउ मेनी बॉल्स विल फॉल इनटू द बैग। क्वेश्चन क्या दिया है? ऑल बॉल्स आर alike, all collisions are, सर n balls, अरे रुको, all collisions are head on, elastic head on, are elastic head on if n balls are thrown simultaneously if n balls are thrown simultaneously towards
ball set, rest. Find how many balls will fall into bag. ये बैग है, बैग के अंदर कितने बॉल गिरेंगे? इफ बिट नंबर 1 n is 2, m is 6. Bit number 2 n is 3, m is 7. समझ में आया? वैसे कुछ भी नंबर ले सकते हो, मैं आपको 2 दिया, बाकी के लिए आप लोग तरीका मिल जाएगा सोचने का, सोच लोगे। समझ में आया? क्या कभी आप फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में ये वाला एक्सपेरिमेंट देखे हो? बिफोर आई गो फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस, ए नंबर ऑफ बॉल्स, सिमिलर बॉल्स आर सस्पेंडेड। क्या आप ये वाला एक्सपेरिमेंट देखे हो? ये ऐसे रहता है, कंट्रैक्ट में बहुत सारे, है ना, ऐसे बहुत सारे रहते हैं। और क्या करते हैं इसको, अगर यहाँ से कोई एक बॉल को हमने ऐसे उठाया और छोड़ दिया, जब ये ठोकेगा क्या चार हो जाते थे? नहीं, ये रुकता था, ये निकल जाता था, है कि नहीं? हैव यू नॉट सीन इट? ये देखे होगे। अब देखना है उसी उसके पीछे जो कंसेप्ट था, उसी कंसेप्ट को सोचो और बताओ यहाँ पर कितने डबल गड्ढे में गिरेंगे? पहला वाला 2, दूसरा में 3। पहला वाला में 2, दूसरे वाले में 3, दूसरे वाले में 3, टोटल 5। नहीं, ये तो एक केस, पहला वाला में 2, दूसरे वाले में 3, ऐसे बोल रहे हैं। एनी अदर आंसर? पहला वाला में कितना गिरेंगे? ये लोग बोल रहे हैं 2 और 3, आप लोग क्या बोल रहे हो? पहला केस में सर 2। हाँ, लो बताओ तीसरे केस में, दूसरे केस में क्या होगा? सर 3। दूसरा, पहला केस का तो आप लोग सही बता रहे हो सब कोई, दूसरे केस में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। चलिए सोचते हैं, पहले सोचते हैं पहला केस में। हाँ, कौन सा केस में? दूसरा वाला केस में 4। चलो देखते हैं, कुछ आंसर्स मॉडिफाई हो रहे हैं। देखो, अगर 2 बॉल है, ये 2 जाके मारेंगे ये 6 को, कितने ठोक? 6 होते हैं। अब 6 को भी ऐसे सोचो ना, दे आर ऑल कनेक्टेड। जैसे ये दोनों जैसे जिसको मारेंगे, सोचो कि इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बॉल्स। जब ये इसको मारेगा, ये रुकेगा, ये दोनों चलेंगे, ये दोनों इसको मारेंगे, ये रुक जाएंगे, ये चलेंगे, क्योंकि मासे से इक्वल ना। फिर ये चलेंगे, ये इसको मारेंगे, ये रुक जाएंगे, ये चलेंगे, यही चलेंगे, जाके यही गड्ढे में गिरेंगे, बाकी सब रुक गए। तो पहला केस में आंसर हुआ 2। सबको समझ में आ गया? हाँ, सोचते पहला केस में होगा 2। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे केस में क्या है? 3 और 7 वाला कॉम्बिनेशन है। इस केस का आंसर हो गया 2। अच्छा, दूसरे केस में क्या हुआ? 3 बॉल गया, इधर रखे थे 7। आप इसको ऐसे सोचो ना, 3 3 3 1, ऐसे सोच सकते हो। ये 3 मारेंगे तो ये 3 रुकेंगे, ये 3 चलेंगे, ये 3 चलेंगे, ये इनको मारेंगे तो ये रुकेंगे, ये चलेंगे। अब 3 चलते हुए 1 को मारेगा, क्या 3 रुकेंगे? वो भी चलेंगे, 1 भी चलेगा, चारों गिरेंगे गड्ढे में। आंसर हुआ 4। समझ में आया क्या? देखा, कुछ लोग सही सोच रहे हैं। इसका मतलब दूसरे केस में आंसर होगा 4। बहुत बढ़िया है, मत कर रहे हो आप लोग। खैर, इसमें तो ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन। ठीक है, ओब्लिक कोलिजन में मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ। हमारे नीट वाले बड़े भाई लोग बैठे हैं, उनका क्वेश्चन में आता है तो कवर करना है मुझे। ओब्लिक कोलिजन बड़े टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, बट देन एक सिंपलर थिंग है, उसको हम लोग करते हैं यूजुअली जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। बाकी के ऊपर क्वेश्चन यूजुअली अभी तक तो आया नहीं, तो हम क्यों करें? हमको पढ़ने में थोड़ी इंटरेस्ट है, हमको तो एंट्रेंस क्वालिफाई करना है नहीं? क्यों रखे ऐसा है ना? हाँ, ओब्लिक कोलिजन। चलो देखते हैं इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन। समझेंगे, आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, स्कूल में नहीं पूछेंगे, लेकिन हमें पढ़ाना है। इसमें ढेर सारे किस्म की कोलिजन हो सकते हैं, बट मैं एक टिपिकल केस लेना चाहता हूं। क्या है वो केस? ए मास मूविंग विथ स्पीड u0 strikes
obliquely and elastically to another similar mass at rest. क्लास में कूल रहना सीखो, नेवर गेट एक्साइटेड, नहीं कर पाया डाउन हो जाना, कर दिया खुश हो गया। अखिल इतना अच्छा स्टूडेंट है, पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिया, दूसरा क्या क्यों नहीं दे पाया? क्यों पहले मैं बोला क्या बहुत अच्छा बोल रहे हो और उसका हैंगओवर उसका नहीं निकला, ये तो दूसरा नहीं बोल सकता था क्या? क्यों नहीं बोला? क्योंकि हैंगओवर रह गया। अरे मैं अच्छा बोल दिया, बिल्कुल तो मजा आएगा क्लास में, है ना? A mass moving with speed u0 strikes obliquely and elastically to another similar mass at rest. तो जो जो चीजें ऑब्जर्व करेंगे उसको लिखेंगे। इट्स नॉट ए नोट, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्कूल में नहीं आने वाला है। इसमें से कुछ कंक्लूजन्स निकलेंगे, उसको याद रख लेना बेटा। सपोज ये कोई एक मास है और चलो मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक दूसरा मास है, ये मास आया, ये भी मास m है। बोले सर इतना बड़ा m है, ये हाँ हो सकता है, ये हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है कि नहीं? मास दोनों का बराबर है। अब हुआ क्या, ये जो स्फीयर है ये आके इसको इधर से ऐसे मारा, इस लाइन पे आ रहा है, इट्स कमिंग अलोंग दिस लाइन, और ये ठोकने वाला है इसको यहाँ पे। तो ये कोलिजन ओब्लिक होगा कि नहीं होगा? होगा। ये रेस्ट में एंड एवरीथिंग यू आर सीइंग फ्रॉम द टॉप व्यू। हम क्या दिखा रहे हैं? टॉप व्यू, मतलब ऊपर से देख रहे हैं। एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। फाइन, ये यू स्पीड में आया, मारा उसको, इसके पास कुछ मोमेंटम था mu। अब ये कहां पे मारा? जहां पे मारा उसको हम इस स्फीयर की सेंटर के साथ रिलेट कर देते हैं। चलो मानते हैं कि सेंटर के साथ इसका रिलेशन कुछ ऐसा है, मतलब कहां पे मारा, तो ये पोजीशन ले लेते समझने के लिए कि ये लाइन से ये थीटा एंगल पे मारा, ठीक है? अब हुआ क्या, हुआ यूं कि जो ये स्फीयर है इसका जो मोमेंटम है mu, उसका मोमेंटम का हम दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, एक कंपोनेंट ए से और एक कंपोनेंट ए से, है कि नहीं? इसका वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, ये थीटा हुआ तो आप कहोगे ये भी तो थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हुआ, और ये हुआ थीटा। चलिए आपको समझ में आ रहा है ये थीटा कैसे हुआ, आपको समझ में आ गया। अब क्या बता सकते हो u का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा। कोई नोट्स नहीं लिख रहे हैं, कुछ कंक्लूजन्स लिखेंगे हम लोग। विल राइट सम कंक्लूजन्स जो हमें यहाँ से समझ में आता है, और बस यही केस आया है बार बार, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। अच्छा, ये जो बॉल है छोटा वाला, उसके पास मान लो u cos थीटा वाला कंपोनेंट नहीं होता, सिर्फ u sin थीटा वाला होता, तो आपको मालूम है क्या होता है? जो कोलिजन होता है वो हेड ऑन कोलिजन होता है, और मास बराबर है तो ये रुक जाता है और ये भागता कितने में? u sin थीटा में, है कि नहीं? अगर u sin थीटा वाला कंपोनेंट नहीं होता, सिर्फ u cos थीटा वाला होता, ये तो ऐसे ही निकल जाता, टकराता नहीं, टेंजेंशियली निकल जाता। टकराएगा कभी तो बाहर से निकल गया। अगर u cos थीटा होता तो ये हिलता भी नहीं, ये बगल से निकल जाता नहीं। अब दोनों का इफेक्ट देखना, दोनों का इफेक्ट के चलते आप क्या कहोगे कि जब कोलिजन होगा, मैं फिगर को थोड़ा रिपीट करना चाहूंगा, लेट मी रिपीट इट हियर। अब दोनों के चलते क्या होगा, जब टकराव हो गया कोलिजन के बाद, ये भी हुआ ये भी हुआ, दोनों हुए, तो ये जो वेलोसिटी इसके पास था छोटे वाले के पास, वो किसको मिल गया? बड़े वाले को मिल गया। क्या समझ में आ रहा है? बड़े वाले का वेलोसिटी क्या हो गया? u sin थीटा, सॉरी, बड़े वाले का वेलोसिटी क्या हो गया? u sin थीटा। छोटे का इस डायरेक्शन का वेलोसिटी गायब हो गया, है कि नहीं? और छोटे वाले का वेलोसिटी क्या हो गया? छोटे वाले का ये वाला वेलोसिटी ये तो बरकरार रहा, छोटे वाले तो इधर भागने लगा, क्या स्पीड में? वही u स्पीड में। आर यू गेटिंग? अब ये सब तो और नहीं रहे, समझ में आया क्या? कोलिजन के बाद छोटे वाले का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो गया, हेड ऑन कोलिजन हो गया, तो इसको मिल गया u sin थीटा, और जो इसके पास बच गया वो u cos थीटा।
समझ में आया क्या? तो आफ्टर कोलिजन यू फाइंड, मान लो कि छोटे वाले का वेलोसिटी है v1, बड़े वाले का वेलोसिटी है v2। ये u था और इसका 0 था, हम कहेंगे u1 कितना था u, और u2 कितना था 0। अगर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होता तो कोलिजन के बाद u1 बन जाता 0, u2 बन जाता u, लेकिन ये ओब्लिक था, दोनों का वेलोसिटी है। कोलिजन हुआ उसके बाद दोनों का वेलोसिटी है। क्या आप लोग कैरम डॉट में नहीं देखे हो, अगर हेड ऑन स्ट्राइक करता है तो एक रुक जाता है, दूसरा भाग जाता है, टेढ़ा स्ट्राइक करता है तो दोनों तरफ भाग जाते हैं। और नोटिस करने वाली चीज है कि दोनों के बीच में क्या एंगल है, एक टेंजेंट है, दूसरा रेडियस में 90 डिग्री। सोचो एक अगर परफेक्टली गोटी है आपका कैरम बोर्ड का, उसको मारते हो दूसरे डॉट को मारता है, ओब्लिकली मारता, सीधा मारता तो एक रुकेगा दूसरा भागेगा, ओब्लिकली मारेगा तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भागेंगे। इफ इट इज इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन अज्यूमिंग, सो द एंगल बिटवीन देम बिकम्स 90 डिग्री। तो जो समझ में आया उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे, आफ्टर कोलिजन let their velocities are v1 and v2, where v1 हो गया u cos थीटा, v2 हो गया u sin थीटा। masses after collision the masses move in mutually perpendicular directions। ये सब important points हैं। the masses move in mutually perpendicular directions। है कि नहीं, they move in mutually perpendicular directions। तीसरा, क्या आप देख रहे हो कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर क्या हो गया, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, जोड़ दो u स्क्वायर कॉमन जाएगा, हो जाएगा u। कोलिजन से पहले कितने स्पीड में पास आ रहे थे u, कोलिजन के बाद कितना स्पीड में दूर जा रहे हैं, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, और v2 माइनस v1 जो भी करेंगे वेक्टर से माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर, वेक्टर है तो a माइनस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यहाँ पर 90 डिग्री है थीटा तो रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज सेम एज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का रूट ओवर। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे यहाँ से, क्या समझ में आया, और इंप्लाइज रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। मैं वेलोसिटी नहीं लिख रहा हूँ, स्पीड लिख रहा हूँ, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच before collision is equal to relative speed of separation after collision। क्या मैं समझा पाया? यस सर। अब ये जो ओब्लिक कोलिजन है इसमें बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट स्मॉल क्वेश्चन, सारे लेंथी क्वेश्चन होते हैं, ना बोर्ड वाला ना जेई वाला ना नीट वाले कोई नहीं पूछते, तो हम लोग क्यों रिसर्च करें। करने के लिए तरीका क्या हुआ, जब भी कोलिजन हुआ, ओब्लिक कोलिजन हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलोंग द लाइन नॉर्मल टू बोथ ऑफ देम, क्या वेलोसिटी से देखना है उस वेलोसिटी को हेड ऑन के लिए ले लेंगे, बाकी जो टेंजेंशियल हो रह जाएगा। समझ में आया? इफ यू वांट टू गो डिटेल्स इन, जब m1 भी मूव कर रहा है, m2 भी मूव कर रहा है, दोनों अलग अलग मासेस के हैं, ओब्लिक कोलिजन हुआ, इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन हुआ, कैसे करना है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, चैनल में आप देख लो, पढ़ा है। थोड़ा सा बस डिस्कशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई एक मास m1 ऐसे आया कुछ स्पीड u1 में, कोई मास दूसरा मास m2, मान लो कि इधर जा रहा था विद स्पीड u2 और ये ज्यादा स्पीड में ठोक दिया इसको, तो आप निकालो u1 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना है, u2 का कंपोनेंट, u2 किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रहा था, चलो ये कहो ये कुछ दूसरे डायरेक्शन में जा रहा था, चलो मानते हैं ऐसे ही जा रहा था, ठीक है ऐसे ही जा रहा था,
किसी एक डायरेक्शन में जा रहा था। अब क्या हुआ, आपको निकालना है U1 का ये वाला कंपोनेंट, U2 का ये वाला कंपोनेंट। अगर सिर्फ ये दोनों होते तो क्या होता आपको मालूम है, M1 M2 दो मासेस मूव कर रहे हैं एक दूसरे को ठोके, तो V1 क्या होगा, V2 क्या होगा। V1 क्या था, M1 माइनस M2 पे M1 प्लस M2 होल इंटू U1, ऐसे करके वो वाला फॉर्मूला। खाली ये दोनों रहते तो आपका काम निकल जाता। अब ऐसा टकराव हुआ तो इसका V1 इसका V2 आपको मालूम है, साथ साथ इसके पास इसका अपना एक वेलोसिटी रहेगा U1 का ये वाला कंपोनेंट, इसके पास इसका अपना एक वेलोसिटी रहेगा U2 का ये वाला कंपोनेंट। आर यू गेटिंग? अब इसका V1 क्या होगा और V2 क्या होगा कोलिजन के बाद आपको मालूम है, क्योंकि हेड ऑन के चक्कर में। बाकी उसके साथ साथ इसको निकालना, इसके साथ इसको निकालना, रिजल्टेंट निकालना। समझ में आ रहा है? लेंथी हो जाता है, इसलिए वो लोग नहीं पूछते, स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं बनता है। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। तो पहले क्या करना होता है, वी हैव टू एनालाइज द हेड ऑन कोलिजन पार्ट अलोंग द लाइन नॉर्मल टू देयर सरफेसेस। उनको लाइन को, उनका सरफेस को नॉर्मल होते हुए जो है हेड ऑन लाइन को हम लोग पहले उस लाइन में इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन को कवर कर लेंगे, फिर बाकी पार्ट को उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। होता नहीं, जरूरत नहीं होता है तो उसको हम लोग जी वगैरह में इसे लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग सेमी इलास्टिक कोलिजन। सेमी इलास्टिक कोलिजन किसको कहते हैं? जो इलास्टिक कोलिजन नहीं है, जो इलास्टिक कोलिजन नहीं है उसको सेमी इलास्टिक कहेंगे। हाँ सर सही है। इलास्टिक कोलिजन नहीं है मतलब क्या सेमी इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड है? यस, ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। हम लोग देखे थे, बिकॉज ड्यूरिंग कोलिजन द masses exert equal and opposite forces onto each other for equal time in equal time, so they undergo equal and opposite change in momentum, so total change in momentum is zero. Momentum is conserved, but kinetic energy before collision and kinetic energy after collision are not same, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। उस केस में हम लोग कैसे करेंगे? In this case momentum is conserved of system is conserved। इंडिविजुअल मासेस का मोमेंटम बदल जाएंगे, सिस्टम का मोमेंटम जो था वही रहेगा। इज कंजर्व्ड but kinetic energy before collision is greater than kinetic energy after collision, because a part of kinetic energy is lost to what? To other form of energy, maybe heat, sound, vibration, किसी में भी वो कन्वर्ट हो गया है। समझ में आया क्या? अब कितना हिस्सा का काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। दो बॉडी टकरा है, कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट सोचो, सपोज आपने एक पिंग पोंग बॉल को लिया और दूसरा एक वुडन बॉल को लिया या मिट्टी का बनाया हुआ बॉल ले लिया, दोनों को गिराया। पिंग पोंग बॉल गिरा तो उछला, मिट्टी का बॉल भी गिरा तो थोड़ा सा उछला। कौन ज्यादा उछलेगा? पिंग पोंग बॉल। इसका मतलब उछलने के बाद भी उसके पास बहुत सारा एनर्जी बरकरार था इसलिए ऊपर गया, लेकिन ये टकराने के बाद इसका एनर्जी खत्म हो गया इसलिए थोड़ा सा उठा। मतलब किसका ज्यादा एनर्जी लॉस हो गया, पहले वाले का कि दूसरे वाले का? दूसरे वाले का ज्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है। तो कितना एनर्जी लॉस होगा वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर। इलास्टिक होगा तो ठीक है, वो एनर्जी को स्टोर करेगा फिर से रिलीज करेगा, नहीं है तो फिर तो एनर्जी गया उसका। समझ में आया? तो यहां पर हमें याद रखना है द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ material of the colliding bodies। जो बॉडी एक दूसरे को टकरा रहे हैं वो कौन से मटेरियल बने? स्टील बॉल है, रबर बॉल है, मिट्टी के बॉल है, कौन सा बॉल है? ग्लास बॉल है,
सबकी केस में अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा। लेकिन हम कैसे करेंगे? दो स्टील बॉल टकराएंगे, कितना एनर्जी लॉस होगा हमको कहाँ मालूम है कितना लॉस होगा, है कि नहीं? तो उस केस में फिजिक्स के लिए, हमारे कैलकुलेशन के लिए हमें एक नया टर्म दिया गया है, जिस टर्म की बलबूते पर हम एनर्जी लॉस को अकाउंट में लेंगे। क्या है वो टर्म? दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। समझ में आया? एज ए मेजर ऑफ loss of kinetic energy, we define a term called coefficient of restitution। जैसे इंस्टीट्यूशन होता है, स्पेलिंग आसान है, आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। रेस्टिट्यूशन, ठीक है ना? और इसको कैसे डिनोट करते हैं? कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन को, इसको यूनिवर्सली ई से डिनोट करते हैं। ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में दिखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? उसका फॉर्मूला इज इट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। कितना वेलोसिटी में एक दूसरे से दूर भागे, कितना वेलोसिटी में एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे। समझ में आया? कितना वेलोसिटी में एक दूसरे से दूर भागे और कितना वेलोसिटी में एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे। तो रेशियो गिव्स यू द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। समझ में आया? अगर मैं इसी चीज को थोड़ा ऐसा लिखूं कि यहाँ पे कोई एक बॉल था जो कि U1 में जा रहा था, यहाँ पर कोई एक दूसरा बॉल था वो U2 में जा रहा था, दोनों के बीच में कोलिजन हुआ। अब ये इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है, कोई नहीं बोल रहा हूँ, कोलिजन हुआ। कोलिजन होने के बाद ये दोनों बॉल फिर भी चलने लगे। जब फिर भी चलने लगे तो पता चला उनका वेलोसिटी और U1 U2 नहीं रहा, कुछ दूसरा बन गया है। कितना बन गया? चलो मानते हैं कि उनका वेलोसिटी बन गया V1 और V2। ऐसे तो होता था। अगर ये बात है तो क्या आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की फॉर्मूला बता पाओगे? ई क्या हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस। आया समझ में? यस। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कितना वेलोसिटी में भाग रहे थे एक दूसरे से डिवाइडेड बाय कितना स्पीड में एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे। समझ में आया? अच्छा, सपोज हम केस बदल देते हैं। आप कहेंगे कि ये जो कोलिजन आप देख रहे हो, सपोज ये इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हो गया। इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हो गया तो आप जानते हो कि दिशा बराबर। तो इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के केस में V2 माइनस V1 इज सेम एज U1 माइनस U2। मतलब रेशियो क्या बन जाएगा? 1। कौन से केस में? इन केस ऑफ इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। इन केस ऑफ इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। ध्यान रखना, काफी बुक में ये मिसकंसेप्शन लिखा है, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1। नो, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। ओब्लिक होगा तो नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो V2 माइनस V1 नहीं बराबर होता है। समझ में आया क्या? सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1 फॉर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। तो इस चीज को मिटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं किसके केस में? फॉर EHC। अब सोचो कि ये बॉडी गया, इसको ठोका, ठोकने के बाद उसके साथ चिपक गया, दोनों मिलके चलने लगे। If the two bodies stick to each other after collision, तो what is the velocity of separation? सेपरेट कहाँ हो रहे? मिलके तो जा रहे हैं, जीरो हो गया। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया जीरो। कोई वुडन ब्लॉक था, कोई बुलेट मारा, बुलेट घुस गया ब्लॉक में, दोनों मिलके चले, तो फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया? जीरो। इन दैट केस न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? जीरो। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। कब होता है ई जीरो? कब होता है? व्हेन बॉडीज
टिक, बस इतना ही पूछा जाएगा। एक बॉडी मूव करते हुए दूसरे बॉडी को ठोका और चिपक गया, उसके साथ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? 0। आंख बंद करके बोल दो, है कि नहीं? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ध्यान रहे, E का वैल्यू जितना कम होगा उतना ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। E is more when E is less. E is less when kinetic energy loss is more. सर कैसे पता चला आपको? अरे हम बताते ना, बताते। जैसे पिंग पोंग बॉल था और ये वुडन बॉल था। ये बॉल नंबर 1 है, ये इलास्टिक बॉल है, ये प्लास्टिक बॉल है। अब ये इलास्टिक बॉल गिरा तो उछला काफी ऊपर तक, प्लास्टिक बॉल गिरा तो उछला कम डिस्टेंस तक। कौन से में लॉस ज्यादा हुआ काइनेटिक एनर्जी? प्लास्टिक में ज्यादा हुआ लॉस, ये आपको मालूम है। पता करना है किसका ई ज्यादा है। ई का क्या फॉर्मूला है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा, ये दोनों सेम हाइट से गिरे हैं तो ये जितने में गिरा होगा ये भी तो उतने में ही गिरा होगा। ये उठा कुछ v1 स्पीड में, ये उठा कुछ v2 स्पीड में। आर यू गेटिंग? इसके लिए E क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय u। इसके लिए E क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कितना स्पीड में सेपरेट हो रहा था? v2 में, बाय अप्रोच u। क्या बात समझ में आ रहा है? तो v1 ज्यादा है कि v2 ज्यादा है? v1 में फेंका तो इतना ऊपर तक गया, v2 में फेंका तो इतने ऊपर तक गया। v1 ज्यादा है कि v2 ज्यादा है? v1 ज्यादा है, v2 कम है। अगर v2 कम है तो v2 का u क्या हो गया? कम हो गया। मतलब सेकंड केस में E कम है, जितना कम उतना ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? लेसर इज द वैल्यू ऑफ E, ग्रेटर इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ बोलो सर, वो सिमेट्रिक तो नहीं होगा सर? सिमेट्रिक का मतलब क्या है सर? मतलब सेम वेलोसिटी रहेगा एक ही पॉइंट। अरे ये तो वर्टिकली गिरा रहे हैं, सिमेट्रिकली का क्या मतलब हुआ इसमें? नहीं सर, मतलब कोई सेम पॉइंट पे सेम वेलोसिटी तो नहीं होगा ना, अलग अलग ही रहेगा। हाँ तो टकराया, जैसी बॉल मान लो कि यहाँ से कोई बॉल को गिरा है, जमीन पे गिरेगा तो उछलेगा ऊपर, है ना? तो जमीन के पास गया u में, उछला v में, तो v बाई u हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है ना? चलिए, तो क्या आपको फीलिंग में आया कि जितना E कम होगा उतने ज्यादा एनर्जी लॉस होगा? E का वैल्यू 1 हो गया तो कोई एनर्जी लॉस नहीं है क्योंकि इलास्टिक हेड ऑन है, नो एनर्जी लॉस। लेकिन कभी कभार E का वैल्यू मोर देन 1 भी होता है। कैसे मोर देन 1 होने का मतलब हुआ दी v2 minus v1 is more than u1 minus u2। मतलब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी था उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया। कैसे? मान लो दो तो छोटे छोटे हैंड ग्रेनेड धीरे धीरे आ रहे थे, कुछ काइनेटिक एनर्जी था, टकराया और फट गए, फिर जोर से भागे जोर, तो आप क्या कहोगे? उनका इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। उसमें काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज मच मोर देन द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो दो हैंड ग्रेनेड लेके टेबल पे घर के अंदर कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, नहीं? हाँ पता चला। हाँ चलो ठीक है। तो पता चला कि द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज मच मोर देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। ऐसा कोलिजन को कहते हैं सुपर इलास्टिक कोलिजन। क्या कहते हैं? सुपर इलास्टिक कोलिजन। तो थोड़ा सा इसको लिख देंगे। इन केस ऑफ सुपर इलास्टिक कोलिजन्स kinetic energy where the internal energy converts into kinetic energy। आप कहोगे E is more than 1। kinetic energy after collision is more than kinetic energy before collision। kinetic energy लॉस नहीं हुआ, गेन हो गया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्या E के बारे में सबको समझ में आ रहा है? यस। चलिए कुछ छोटे छोटे केसेस करते हैं।
छोटे छोटे केसेस करते हैं और देखते हैं कैसे आप लोग इसको करते हो। मैं एक दो छोटा छोटा केस स्टडी आपको देना चाहता हूँ। ये कोई एक मास m है, चलो मानते हैं कि ये मास m है और ये मास कुछ u स्पीड में गया, जाके किसी दूसरा सिमिलर मास को हेड ऑन स्ट्राइक कर दिया जो कि रेस्ट में था। और ये इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन नहीं है, अगर होता तो फिर दोनों का वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाते, अब तो वेलोसिटी इंटरचेंज नहीं होंगे। क्या दिया है? दिया है कि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? E है। तो बताओ टकराव होने के बाद उनकी वेलोसिटीज क्या क्या बनेंगे? ये एक स्टैंडर्ड केस है, इसके जो फॉर्मूले निकल के आएंगे, उसके जो आंसर्स निकल के आएंगे, उसको फॉर्मूले की तरह याद रखना। दीज आर ऑल कॉल्ड डिराइव्ड फॉर्मूले। समझ में आया? अगर ये इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होता तो V1 कितना होता? V1 कितना होता? मास बराबर है ना, ठोकने के बाद ये रुक जाता और ये चलने लगता, V1 होता 0, V2 होता कितना? U, V2 हो जाता U, ये मालूम है। लेकिन ये इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। अब हुआ यूं कि हम कहेंगे कि मोमेंटम तो कंजर्व है, नहीं? किसी भी किस्म की कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, नहीं? तो हम कहेंगे मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इससे पता चला कि पहला कोलिजन से पहले मोमेंटम mu था, इसका तो कुछ था ही नहीं, इसका था mv1 और उसका था mv2। तो इससे क्या पता चला? पता चला कि u इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ये तो बात है, क्योंकि m दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। समझ में आया? यस सर। हमें v1 v2 पता करना है। दूसरा हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो E है, मेंशन्ड है, हमें दिमाग लगाने की एकदम जरूरत नहीं है। इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इज E। तो आप जानते हो कि E क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u, है कि नहीं? अरे अगर इलास्टिक हेड ऑन होगा तभी ना 1 होगा, तो इलास्टिक हेड ऑन है नहीं, वैल्यू दिया हुआ है E का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0.5, 0.6, 0.8 कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो इससे क्या मिला? v2 माइनस v1 इज इक्वल टू EU। देखो तो भाई, आपके पास दो इक्वेशन है। एक पहला इक्वेशन है टेकिंग मोमेंटम इनटू कंसीडरेशन, एक दूसरा इक्वेशन है जिसमें आपने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को यूज किया है। क्या ये दोनों इक्वेशन को यूज करके आप मुझे v1 v2 का वैल्यूज बता सकते हो? सॉल्विंग v2 माइनस v1 है u, v1 प्लस v2 है u, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, v1 v1 कैंसिल हो जाएगा, 2v2 इज इक्वल टू EU प्लस u और v2 इज हाफ ऑफ u गोज कॉमन E प्लस 1। समझ में आया क्या? फाइनल फॉर्मूला को याद रख लेना, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। अगर v2 हो गया, ये v1 कितना होगा? सॉल्व करो, मिलेगा हाफ u इंटू 1 माइनस E। एक 1 प्लस E याद रखने के लिए आसान होता है, u से 1 इज 1 प्लस E, दूसरा है 1 माइनस E। ऐसा होता है? हाँ, ऐसे होता है। और जब भी सिमिलरिटी कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ कोई क्वेश्चन आपको करना पड़े तो थोड़ा अपने आप को क्रॉस चेक कर लेना। कैसे? अगर ये इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होता तो आंसर हमें मालूम है, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होता तो E का वैल्यू क्या होता है? 1। E की जगह 1 डाल के देखो, 1 डालोगे तो क्या बन जाएगा? U। हाँ, तो होता है। यहाँ पर 1 डाल दे तो 0 हो जाएगा। हाँ, ये हाँ सही है, मतलब हमारा आंसर सही है। समझ में आया क्या? सो यू से दिस इज द थिंग। हाँ, ये भी पूछ सकते हैं आपको, बताओ कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया? आपको शुरू में था हाफ mu स्क्वायर, अब है हाफ mv1 स्क्वायर,
प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, डिफरेंस निकालो, दैट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया क्या? कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया है, पहले कितना था अब कितना है, डिफरेंस हो गया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। क्या ये केस सबको समझ में आया? यस सर। केस नंबर 2, कल हम लोग इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे, शायद टाइम विल नॉट परमिट टुडे। अब यहां पर कोई एक दूसरा क्वेश्चन है, कोई बॉल आया ऐसे और ये बॉल आके सीधे ग्राउंड को मारा ऐसे, ठीक है, स्ट्राइक्स ग्राउंड लाइक दिस, ये ग्राउंड को ऐसे मारा, ये ग्राउंड को ऐसे मारा, मारने के बाद सपोज ये कुछ गया ऐसे, चलो ऐसे गया, और लेट मी से कि दिस इज व्हाट इज द नॉर्मल एट दिस पॉइंट। सपोज ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, और ये स्मूथ फ्लोर है, म्यू इज 0 है। समझ में? बॉल आया ऐसे ठोका, इधर भाग गया, निकालो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कुछ डाटा वाटा कुछ नहीं दिया, कितने में मालूम नहीं, कितने में गया वो भी मालूम नहीं, लेकिन दिया है कि θ1, क्योंकि हम लोग इंसिडेंट एंगल वगैरह ऐसे निकालते हैं ना, इसलिए θ1 θ2 को इस एंगल दे दिया। θ1 एंगल में इंसिडेंट हुआ, θ2 एंगल में निकल गया। बताओ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे सब कुछ अज्यूम करेंगे हम लोग, हमें नहीं दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, लेट अस अज्यूम इट इज u, फाइनल वेलोसिटी v मालूम नहीं है, चलो पता करते हैं। टू फाइंड, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड e। पहला स्टेप देखिए, स्टेप वाइज में जा रहा हूं। दिया है कि एक स्मूथ फ्लोर है, स्मूथ फ्लोर को जब ये टकराएगा, बॉल के ऊपर जो फोर्स आएगा उसमें तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा, मतलब देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स। अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है जब भी फोर्स आता है बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम नहीं बदलेगा, तो एज फ्रिक्शनल फोर्स इज 0, delta px will be 0, there is no change in horizontal momentum। horizontal momentum कांस्टेंट रहेगा, जो था वही रहेगा। horizontal momentum क्या था, अब मास मालूम नहीं, ले लो अपनी मर्जी से, कहाँ हाथ से जाता है। ये जो m था उसका वेलोसिटी u था, उसका horizontal इनिशियल मोमेंटम जितना होगा फाइनली वही होगा। इनिशियल मोमेंटम कितना था, ये अगर mu है तो ये कंपोनेंट होगा mu cos थीटा, ये कंपोनेंट होगा mu sin थीटा, मतलब horizontal मोमेंटम क्या था mu sin θ1, और जब वो निकला टकरा के तब हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कितना था mb sin θ2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे mu sin θ1 इज इक्वल टू mb sin θ2। ना हमें u मालूम है ना हमें m मालूम है, क्वेश्चन में सिर्फ हमें θ1 θ2 दिया है, mu भी कुछ नहीं मालूम है, अपनी मर्जी से ले लिए। एनीवे हमें इसको इक्वेशन 1 को मालूम नहीं कितना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या आप बता सकते हो व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन? कोलिजन से पहले कितना स्पीड से ये आ रहा था टकराने के लिए? कहाँ u में आ रहा था भाई? ये अगर u ऐसे होता था हम कहते क्या टकरा रहा है, तो ऐसे चले जाता। u का ये वाला कंपोनेंट ही टकरा रहा था। अगर u हॉरिजॉन्टल होता तो टकराया क्या? नहीं, तो निकल गया सीधा। कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है वही मैटर करता है कि नहीं करता है? करता है। तो u का कौन सा कंपोनेंट टकराने के लिए रिस्पांसिबल है? cos थीटा वाला कंपोनेंट। तो आप कहोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन u cos थीटा, एंड व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन? कितना वेलोसिटी से वो फ्लोर से दूर गया? क्या v में गया? नहीं, अगर ऐसे जाता तो हम कहते क्या दूर जा रहा है, वो तो पैरेलल जा रहा है। v का कौन सा कंपोनेंट है जो इसको यहां से दूर ले रहा है? कौन सा कंपोनेंट? v sin θ2। समझ में आया क्या? तो हम कहेंगे t इक्वल टू v sin θ2 is a component of relative velocity of separation after collision। और हमें तो मालूम है
क्या है, E इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ से क्या पता चला, E इज इक्वल टू क्या पता चला, सेपरेशन मैं उल्टा लिख दिया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। सेपरेशन क्या था, v sin थीटा 2 और अप्रोच u, कोई साइन नहीं, ये साइन कैसे हुआ, तुम लोग तो हाजी हाजी कहते रहते हो। भाई ये v का वेलोसिटी किस वेलोसिटी में दूर भाग रहा है, ये वेलोसिटी में दूर भाग रहा है ना, v का ये वाला कंपोनेंट, v का ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा 2 होगा क्या, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट है, मस्त है। ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ, अरे भाई सो सॉरी आई वाज लिटिल एब्सेंट माइंडेड, v cos, ये cos थीटा 1 था, ये cos थीटा 2 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन v cos थीटा 2 बाय v u cos थीटा, क्या बात सही है? तो इससे क्या मिला बताओ, मिला इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, eu cos थीटा 1 इज इक्वल टू v cos थीटा 2, कॉलिड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हम देख चुके हैं। बीट नंबर 3, अगर इक्वेशन 1 को मैंने इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा बताओ, दिस बाय दिस, ये तो पहले से ही m दूसरे को खा गया है, क्यों रखें, u sin थीटा 1 बाई e u cos थीटा 1, u खा गए, क्या मिला 1 बाई e tan थीटा 1, और इधर v sin थीटा 2 बाई v cos थीटा 2, v को खा गया, क्या मिलेगा tan थीटा 2, मिल गया ना e क्या वैल्यू, e is tan थीटा 2 बाई, देखो सारा चीज हम लोग अस्यूम किए, रास्ते में वो सारे खत्म हो गए, u m v सब हम अस्यूम किए थे, सब कट गए, क्या मिला tan थीटा 2 बाई tan थीटा 1। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये हो गया केस नंबर 2। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा दोबारा बढ़िया से देख के आओगे तो मुझे बताने में आसान लगेगा, नहीं तो ऐसे ही मैं कुछ गड़बड़ बता दूंगा और आप लोग हाजी हाजी करके निकल जाओगे। ऐसे हाजी हाजी करके अंग्रेज हमारे देश में बैठ गए कितने दिन, मोर देन 300 ईयर्स, क्योंकि हम लोग हाजी हाजी कर रहे थे। हाँ तो क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया है, tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2, ठीक है। थोड़ा